महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर उपजा विवाद नागपुर में हिंसा के रूप में दिखा। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त नागपुर हिंसा में भी बीत चुका है। महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। उसके घर के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है। इस बीच जिले में शांति लौटाने के साथ पुलिस ने सभी इलाकों से जो निषेधात्मक आदेश थे वो वापस ले लिए हैं। मतलब कि जिन चीजों को करने के लिए रोक थी, फिलहाल वो रोक और प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। यानी स्थिति सामान्य करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था अभी भी नागपुर के उन इलाकों में है जहां पर 17 मार्च की रात हिंसा भड़की थी। 17 मार्च 2025 को नागपुर में अचानक हिंसा कैसे भड़की थी, क्या हुआ था उस रात, और सरकार ने हिंसा के बाद क्या कुछ कदम उठाए, इसके अलावा कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई और इस वक्त एक हफ्ता बीत जाने के बाद किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ पूरी कहानी है, ये आपको बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते में नागपुर का वो हिंसा वाला इलाका आज कहां है। 14 फरवरी का दिन था जब महाराष्ट्र में फिल्म छावा की रिलीज हुई। फिल्म के लोगों के बीच आने के बाद औरंगजेब को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। ऐसा हुआ कि इस फिल्म को लेकर औरंगजेब और मुगल सेना की संभाजी महाराज के साथ की गई क्रूरता को इस फिल्म में दिखाया गया था और इस फिल्म के चौंकाने वाले दृश्य आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। औरंगजेब को लेकर देश भर में सर्च बढ़ गए, चर्चा तेज हो गई। सर्च से हमारा संदर्भ है डिजिटल खोज, डिजिटल पूछताछ शुरू हो गई और लोगों के बीच में चर्चा होने लगी। इस बीच मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था, औरंगजेब क्रूर नहीं था। मैंने औरंगजेब के बारे में जितना अध्ययन किया है उससे मुझे यह समझ में आता है कि उसने कभी भी जनता का धन अपनी भलाई के लिए नहीं लिया। उसका साम्राज्य, जो कि उस वक्त मेमार हुआ करता था, बर्मा तक फैला हुआ था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुझे लगता है कि वो एक महान प्रशासक थे और उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे। ये वो बयान जिसने की चिंगारी की तरह आग तक पहुंचने का काम किया। अबू आजमी के इस बयान का चौतरफा विरोध हुआ। आजमी के खिलाफ पूरे मामले में केस भी दर्ज हुए। ये मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसने देशभक्त संभाजी को मारा, उस औरंगजेब को अच्छा शासक बताकर अबू आजमी ने बड़ा पाप किया है। मामला इतना बढ़ा कि आजमी को माफी मांगनी पड़ी। विधानसभा से उनका निलंबन हो गया। अबू आजमी की माफी और निलंबन के बावजूद यह विवाद नहीं थमा। मामला पहुंचा उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरा, क्योंकि अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता रहे, विधायक रहे और एक्टिव मेंबर हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, मुंबई सभी जगहों पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा समेत कुछ राज्यों में भी औरंगजेब के मसले पर प्रदर्शन हुआ। ये पूरी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं 14 फरवरी से स्टेप बाय स्टेप दरअसल हुआ क्या। इस बीच गीतकार मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब विवाद के बीच एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे और सांसद नवनीत राणा ने भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर दी। वहीं तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने मुगल शासक की कब्र के रखरखाव पर खर्च का ब्यौरा तक मांग लिया। इस बीच 15 मार्च को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू की। उनका तर्क था कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, उसकी कब्र को ऐतिहासिक धरोहर मानकर संरक्षित रखना गलत है। इस मांग को लेकर नागपुर में, पुणे में, संभाजीनगर में तमाम जगहों पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन शुरू हुए। बजरंग दल ने कहा कि अगर सरकार कानून के जरिए इस काम को करने में नाकाम रहती है तो फिर वो कार सेवा करेंगे।
वीएचपी और बजरंग दल ने कहा कि वो 17 मार्च को राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कानूनी तरह से कब्र हटाने की मांग की जाएगी और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो बड़े स्तर पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। खबरें कुछ ऐसी थी। वापस अब आपको ले आते हैं 17 मार्च की उस रात जिस वक्त हिंसा की स्थिति दिखाई पड़ी और वो नागपुर का इलाका हिंसा की भेंट चढ़ गया। खबरें कुछ ऐसी हैं कि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि रात 10:30 से 11:30 के बीच भीड़ ने हमला बोल दिया, पथराव हुआ, वाहनों में आगजनी हुई, लोगों को पीटा गया। भीड़ ने अपने चेहरे ढके हुए थे। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाकर भीड़ ने उसे तोड़ा, भीड़ के लोगों ने उसे तोड़ा। उसके बाद से लोगों के घरों में घुसने की कोशिश हुई। पुलिस घटना के 1 से 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। वहीं नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह हिंसा सुनियोजित थी, प्लान्ड थी। विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्रियों को जलाया गया है। ऐसा लगता है कि यह सुनियोजित हिंसा थी, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी चाहिए। नागपुर की हिंसा के बाद सीएम का यह बयान आया। फडणवीस ने यह भी कहा कि हिंसा में 3 उपायुक्त, डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जबकि 5 नागरिक भी इसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया है, 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपेट तहसील की जगह लकड़गंज, पांचपावली, शांतनगर, सक्करदरा, नंदन भवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में लगाया गया है। कर्फ्यू की बात भी उस समय कही गई थी, यानी सरकार की तरफ से कर्फ्यू भी इन इलाकों में लगे। इस पूरे मामले में विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को घेरते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब के महिमा मंडन पर सवाल उठाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगजेब है कौन, हमें अपने राज्य में उनका महिमा मंडन भला क्यों करने देना चाहिए, वो हमारे इतिहास पर एक धब्बा है। सपा विधायक अबू आजमी ने लोगों से शांति की अपील कर दी, तब जबकि आग उन्होंने ही लगाई थी। अबू आजमी ने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि नागपुर में सभी लोग सद्भावना के साथ रह रहे थे। यहां पहले कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, वहां इस बार इतनी बड़ी घटना हुई, कई लोग घायल हुए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी के उकसावे में ना आए। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं, देश की प्रगति के लिए काम करते रहने की अपील करता हूं। इसी दौरान यह भी सामने आया कि पुलिस ने नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ छत्रपति संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की, एफआईआर दर्ज की। इसके बाद दोनों संगठनों के 8 कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश भी कर दिया। इस बीच नागपुर में हिंसा और औरंगजेब में विवाद के लिए छावा फिल्म को जिम्मेदार ठहराने वाली कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नागपुर दंगों के लिए विकी कौशल अभिनीत फिल्म छावा को दोषी ठहराना बेहद निंदनीय है, जिसमें उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का शानदार किरदार अदा किया। कला चाहे वो फिल्म हो, किताब हो या कोई रचनात्मक अभिव्यक्ति हो, हिंसा भड़काने की ताकत नहीं रखती। यह समाज के लिए एक आईना मात्र है, माचिस नहीं। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ के प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने कहा कि मुगल बादशाह आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी तरह की हिंसा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस अपना काम करेगी। नागपुर में स्थिति सामान्य होती दिखी तो पुलिस ने कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दे दी, जिसके साथ ही कुछ इलाकों में कर्फ्यू पूरी तरह से हट भी गया। प्रशासन ने बताया कि नागपुर शहर के नंद नवन और कपिल नगर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। लकड़गंज, पंचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर इलाकों में दोपहर 2 से 4 बजे तक की कर्फ्यू में ढील है। हालांकि अगले आदेश तक कोतवाली, गणेशपेट और तहसील पुलिस थाना सीमा में कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। मामले में 80 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनमें कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 11 नाबालिग हैं। पुलिस ने हिंसा में मास्टरमाइंड फहीम खान सहित 6 आरोपियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत सूचना देकर अशांति फैलाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गलत जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा पुलिस ने इसी दिन नागपुर हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन का भी खुलासा किया था। बांग्लादेश से संचालित फेसबुक अकाउंट से जारी पोस्ट में धमकी दी गई थी कि सोमवार को हुआ दंगा तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में बड़े दंगे होंगे।
साइबर सेल की जांच में पता चला कि यह धमकी भरा पोस्ट बांग्लादेश निवासी नवाज खान पठान ने दिया है। उसने पोस्ट में कहा कि इस बार सिर्फ हमला किया गया है, अगली बार तुम्हें घरों में घुसेंगे, उठाएंगे और तुम्हारी औरतों को भी उठाएंगे। साइबर विभाग ने सांप्रदायिक अशांति भड़काने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री वाली 140 से अधिक पोस्ट और वीडियोस की पहचान की है। इसके साथ ही अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा विभाग ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अधिकारियों से उन प्लेटफॉर्म्स पर 230 प्रोफाइल्स के बारे में भी जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र में पुलिस ने शुक्रवार की देर रात नागपुर हिंसा मामले में हामिद इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया था। हामिद माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी है। हामिद पर भी हिंसा भड़काने का आरोप है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि हिंसा में बांग्लादेशी या कोई और विदेशी हाथ होने की बात कहना थोड़ी जल्दबाजी है। पुलिस अफसरों के साथ बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि हमने दंगाइयों की पहचान कर ली है, नुकसान की पूरी भरपाई उन्हीं की कार्रवाई से की जाएगी। सीएम ने कहा कि हम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बार फिर औरंगजेब को लेकर छिड़ी बहस और नागपुर में हुई हिंसा के मचे बवाल के बाद बयान आया। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आक्रमणकारी या आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग भारत के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को आइकॉन बनाएंगे जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, या हम उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने इस भूमि की परंपराओं के अनुसार काम किया है। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने यह दावा किया कि नागपुर हिंसा के लिंक बांग्लादेश से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा सुनियोजित थी, प्लान थी, बड़ी साजिश थी। संजय निरुपम ने कहा कि नागपुर हिंसा में शामिल असामाजिक तत्वों का बांग्लादेश से जुड़ाव हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी सोशल मीडिया पर मुजाहिदीन गतिविधियों के लिए फंड जुटा रहा था। संजय निरुपम ने इसे लेकर शिवसेना पर भी निशाना साधा। उद्धव ठाकरे के शिवसेना को संगठन से उसके जुड़ाव पर उन्होंने सवाल उठाए। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि क्या शिवसेना मुजाहिदीन संगठन से जुड़ी है? क्या ठाकरे और संजय राउत उनका समर्थन करते हैं? संजय निरुपम ने यह भी कहा कि यह महाराष्ट्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना अब हिंदू विरोधी हो गई है। उद्धव की शिवसेना पर वो हमलावर थे। बहरहाल नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर अब बुलडोजर चल चुका है। अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने इस कार्रवाई में उसके घर के उन हिस्सों को ध्वस्त किया है जो अवैध थे। सूत्र ये भी कहते हैं कि कुछ दिन पहले नागपुर नगर निगम ने उसे नोटिस भी जारी किया था। इसमें कई खामियां भी दिखी। घर के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी न होने का हवाला देकर भी उसे नोटिस भेजा गया था। घर यशोधरा नगर इलाके में है उसका, संजय बाग कॉलोनी में। और ये जो घर था फहीम खान का, ये उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड था। फिलहाल उसके घर के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। बुलडोजर वहां चला है। पिछले एक हफ्ते में नागपुर ने बहुत सारी तस्वीरें देखी, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसने कि आपको और हमको विचलित किया। किसी एक बयान का आ जाना, किसी एक फिल्म से प्रभावित हो जाना और हिंसा को इस तरह से आपके और हमारे बीच में दिख जाना, ये वाकई में शर्मनाक है। महाराष्ट्र सरकार फिलहाल लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले एक हफ्ते में जो भी गतिविधियां हुई और जहां से बयानबाजी के साथ, फिल्म की रिलीज के साथ ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, वो अब फिलहाल शांत होता नजर आता है। इसी उम्मीद के साथ कि कर्फ्यू भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नागपुर भी अब सामान्य होता दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।